हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीव रूल को लेकर। आज जिस लीव रूल पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्टडी लीव। यह लीव भारत सरकार का लीव रूल 1972 पर आधारित है। तो स्वभावतः यह संपूर्ण भारत पर, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मी हो या राज्य सरकार का कर्मी हो, समान रूप से लागू होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारे कर्मचारियों को इस लीव रूल के बारे में भली भांति जानकारी होगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जानकारी में इजाफा होगा, आपकी जानकारी में और बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए आपको यह वीडियो एंड तक देखना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिएगा, ताकि सारे कर्मियों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपको किसी भी चीज की जानकारी होती है तभी आप उस पर डिसीजन ले पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टडी लीव को पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां ऊपर में आपके सामने शो हो रहा है स्टडी लीव, जिसको आप हिंदी में अध्ययन अवकाश के नाम से जानते हैं। यह हम स्पेशली इंडियन रेलवे को आधार मान के कर रहा हूं, लेकिन यह हर विभाग में समान रूप से लागू होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। स्टडी लीव रूल का स्रोत क्या है? यह जो है सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972 का रूल नंबर 50 से लेकर रूल नंबर 63 के बीच स्थित है। यानी 1972 ईस्वी में जो सीसीएस लीव रूल बना था उसके अकॉर्डिंग रूल नंबर 50 से रूल नंबर 63 तक एक अध्याय के रूप में स्टडी लीव को पूरा विस्तार से बताया गया है। उसी को मैं आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, स्टडी लीव रूल आप क्यों लेना चाहेंगे या स्टडी लीव रूल लेने का उद्देश्य क्या है? इस तरह उसका सिंपल सा एक शब्द में जवाब यह है, हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा के लिए आप यह जो है कि लीव ले सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि आप उसी एजुकेशन के लिए जो हायर हो उसके लिए ले सकते हैं, लेकिन उसका संबंध कर्मचारी के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो। याद रखिएगा, कर्मचारी जिस सेक्टर में जिस पोजीशन पे है उसी से संबंधित स्टडी हो, तब उसके लिए आप लीव ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमने बनाया है, यहाँ पे तो हायर एजुकेशन हमने दे दिया, उच्चतर शिक्षा है, लेकिन उसका थोड़ा सा अगर आप विस्तार करेंगे, जब उस लीव रूल को आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि हायर एजुकेशन का तात्पर्य कई शब्दों में, कई अर्थों में लिया गया है। उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट करने का प्रयास किया है। पहला, हायर एजुकेशन का मतलब उच्च शिक्षा से है, यानी कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता वर्तमान में जितनी है उससे ऊंची शिक्षा अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो वह हायर एजुकेशन में गिना जाएगा। एक यह हो सकता है। दूसरा, कर्मचारी किसी प्रकार की ट्रेनिंग ले सकता है। याद रखिएगा, हायर एजुकेशन का मतलब है कि कर्मचारी वही शिक्षा ले सकता है जिसका फायदा, अब मैं यहां रेलवे रूल से संबंधित बात कर रहा हूं तो मैं रेलवे शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो जिसका फायदा रेल को भी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, ट्रेनिंग भी हायर एजुकेशन में गिना जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें मैंने लिखा है जिसका संबंध लोक हित हो, मतलब आप उसी चीजों की ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसमें केंद्र में लोक हित शब्द छुपा हो। अब यहां लोक हित से मतलब क्या है? सपोज कोई गोली चलाने का ट्रेनिंग लेना चाहेगा तो उसे लीव रूल नहीं मिलेगा, स्टडी लीव नहीं मिलेगा। अब क्यों? वो गोली चलाएगा तो उसका जो है कि लोकहित से क्या लेना देना। अब जाहिर सी बात है, कोई सेना में जाता है, कोई पुलिस में जाता है तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, नियुक्ति के बाद, नियुक्ति से पहले नहीं। ठीक है, तो किसी भी चीज की ट्रेनिंग आप कीजिए जिसका संबंध लोकहित से हो, वो भी हायर एजुकेशन में आता है। तीसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का मतलब आप सेवा में जाते हैं, कोई एसडीएम बनता है, कोई डीएम बनता है, कोई कलेक्टर बनता है,
यानी आप शासन संभालने से संबंधित किसी प्रकार का जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी हायर एजुकेशन में आता है और वो इस स्टडी लीव के दायरे में आता है। चौथा ऑप्शन हमने लिया है कर्मचारी की मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाला हो, यानी यह लीव जो है, स्टडी जो है, यह कर्मचारी अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी अगर जो है कि एजुकेशन प्राप्त करता है तो वो भी हायर एजुकेशन में आता है। ठीक है। पांचवा टॉपिक हमने दिया है कि कोई कर्मचारी अगर पीएचडी करना चाहे, पीएचडी उसको हिंदी में अति विशिष्टीकरण कहते हैं। अब पीएचडी, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा पेच है, पीएचडी कौन कर सकता है, सवाल ये है। पीएचडी वही कर्मचारी कर सकता है वर्तमान में जिसने एमए किया हुआ है या एमए के बाद नेट। अभी तक जो रूल चल रहा है, जो जहां तक मुझे जानकारी है कि पीएचडी करने से पहले आपको एमए करना है, एमए के बाद आप जो है नेट क्वालिफाई करते हैं और नेट के बाद फिर आप पीएचडी करते हैं। पीएचडी एक प्रकार का रिसर्च है ना। आप किसी अमुक शब्द पे, अमुक टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। सपोज हमें रिसर्च करना है कि गरीब बस्तियों का उद्धार कैसे हो, तो आप जब रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ एक ही जगह, एक ही बस्ती में नहीं जाते, बल्कि पूरे भारत में कोशिश करेंगे। मैं पूरे भारत में पहले सैर करूंगा या पूरे भारत का मैं दौरा करूंगा और गरीब बस्तियों को निकट से देखूंगा, वहां के लोगों के विचार लूंगा। ये सब चीजें रिसर्च में आता है। आप कुछ खोज करने जा रहे हैं, है ना, तो ये सब चीजें सामान्य अर्थों में पीएचडी की श्रेणी में आता है। तो क्लियर है कि हायर एजुकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन लीव हायर एजुकेशन के लिए मिलता है और उनको मैंने मुख्यतः 5 टॉपिक में बांधा है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें आप एजुकेशन लीव नहीं ले सकते। उसका साफ साफ अर्थों में लिखा है शैक्षणिक, अर्ध शैक्षणिक अथवा साहित्यिक अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। क्लियर है। कोई शैक्षणिक मतलब कोई सामान्य अध्ययन करना चाहता है, कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो चीजें इसमें नहीं आएगा। और एक तो साफ दे दिया है साहित्यिक अध्ययन के लिए, किसी प्रकार के साहित्य का यदि आप अध्ययन करने जाते हैं। अब ये साहित्य शब्द बड़ा विस्तार है, इस पर मैं कभी अन्य टॉपिक पर बात करूंगा और साहित्य शब्द को मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। यहां बताऊंगा तो घंटा भर लग जाएगा सिर्फ साहित्य को समझाने में। तो इसको मोटे अर्थों में इतना रखिए कि शैक्षणिक, अर्ध शैक्षणिक अथवा साहित्यिक अध्ययन के लिए हमें एजुकेशन लीव नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी और पॉइंट है, मैं इसी वीडियो में आपका क्लियर करूंगा। ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। अभी हम हाजिर होते हैं। आइए कुछ और बातें जानते हैं स्टडी लीव पर। अब सवाल होता है कि स्टडी लीव की अवधि कितनी होती है, तो यहाँ बिल्कुल बारीकी से आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें 2 साल की स्टडी लीव मिल जाती है। ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए क्यों सही नहीं है। स्टडी लीव की अधिकतम अवधि है 24 माह यानी 2 वर्ष, यहां तक तो ठीक है। लेकिन देखिए एक बार में अधिकतम आप 12 महीने तक की ही स्टडी लीव ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हुआ संक्षिप्त जवाब, पूरा जवाब सुनिए। 2 कंडीशन और है कि 24 माह का स्टडी लीव लेंगे और एक बार में 12 महीने तक ही ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि एक बार में 12 महीने अधिकतम लेंगे, बीच में हम ड्यूटी करेंगे, उसके बाद फिर हम 1 साल की स्टडी लीव ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यह होता है कि उसको 28 महीने का भी स्टडी लीव मिल जाता है। 24 माह तो यह हो गया स्टडी लीव सामान्य, और वह 4 महीने LWP में रहेगा, है ना, LWP में रहेगा, अवैतनिक अवकाश में रहेगा, है ना, लीव विदाउट पे जिसे आप कहते हैं। अगर वो बंदा 24 माह स्टडी लीव ले लिया, 4 महीना अगर वह LWP सैंक्शन करा लेता है तो इस तरह ये 28 महीने हो जाता है। एक कंडीशन यह होती है, अब ये देखिए यहां पे समझिए, पहले एक चीज और समझ लीजिए कि एक कंडीशन यह होती है जिसमें स्टडी लीव 36 महीने की हो जाती है, वो यह 24 महीने तो यह हो ही गया स्टडी लीव, और 12 महीना तक वह LAP या LHAP सैंक्शन करा सकता है। यानी कर्मचारी के खाते में यदि LAP है, अर्जित अवकाश जिसे कहते हैं LAP या LHAP है, दोनों में से कोई हो,
तो यह 12 महीने तक यह लीव भी खर्च कर सकता है। कितना मजेदार लीव है। 24 महीना तक आप जो है कि सरकार के खर्चे पे या संस्थान के खर्चे पे बोल सकते हैं, जा सकते हैं। 4 महीना एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो LWP करा लीजिए। अगर आपके खाते में बैलेंस है, लीव बैलेंस है, तो 12 महीने का और लीव ले सकते हैं। तो इस तरह का यह 36 महीना हो जाता है। अब रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को शांत करना है। वो यह कि 36 महीना तभी मिलेगा जब आप एजुकेशन लेने के लिए भारत से बाहर जाते हैं। कहाँ? भारत से अगर बाहर जाते हैं, विदेश में एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तब आपको अधिकतम 36 महीने का एजुकेशन लीव मिल जाएगा। और बाकी चीजें जो है ये भारत में है, यानी घर के अंदर, यानी देश के अंदर अगर आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो अधिकतम आप 28 महीना तक कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब 24 महीना होना चाहिए। ठीक है। अब रही बात कि LWP कराना है। LWP तो आप जानते हैं, उसका रूल ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं LWP पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और दूसरी चीजें साफ साफ मेंशन है कि अगर कोई बंदा भारत से बाहर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसको अधिकतम 36 महीने का मिल सकता है, जिसमें 12 महीने LAP हो गया या LHAP हो गया। अब यहाँ पे देखिए, भारत से बाहर यदि आप एजुकेशन लेने जाते हैं तो उनमें एकमात्र एजुकेशन है और वो है PhD। मतलब भारत से बाहर अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र ही रास्ता है, आप PhD करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भारत से बाहर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आपको भारत के अंदर ही एजुकेशन प्राप्त करना है। एक चीज और है, इसी में एक जगह लिखा हुआ है कि यदि जो एजुकेशन आप भारत में पा रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, अगर जो एजुकेशन आप कह रहे हैं कि ये एजुकेशन लेना हमको विदेश में जाना है, अगर उसके लिए एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था भारत में ही है तो आपको भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीजें दिमाग में रखना है। लेकिन हर हाल में आप PhD के लिए बाहर जाने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया। स्टडी लीव की अवधि हो गई। अब एक चीजें हैं, न्यूनतम अवधि कितनी होगी। यहाँ पे अधिकतम शब्द लिखा है, न्यूनतम मैंने नहीं लिखा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप स्टडी लीव लेना चाहते हैं, बीच में मान लीजिए ट्रेनिंग है, जैसे हमने ट्रेनिंग शब्द भी बताया, ट्रेनिंग लेना है, बीच में छोड़ के हमें जॉब का ऑफर मिला था, हम जॉब में आ गए, 5 साल सर्विस कर ली हमने, अब 5 साल के बाद मैं फिर से उस ट्रेनिंग को पूरी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो 5 साल के बाद आप स्टडी लीव ले सकते हैं। तो वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना दिन मिनिमम लेना है, मैक्सिमम क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे हमने बता दिया यहाँ पे न्यूनतम सर्विस पीरियड क्या होनी चाहिए। स्टडी लीव लेने के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड रखा गया, एक बॉन्ड है कि आपको साफ साफ लिखा है 5 साल नियमित एवं लगातार सेवा होनी चाहिए। ये बड़ा क्रिटिकल सेंटेंस है। नियमित यानी रेगुलर और लगातार सेवा होनी चाहिए, बीच में किसी प्रकार का खुराफाती नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको गांठ बांध लीजिए कि भाई जो सर्विस पीरियड में 5 साल के बीच में ही ज्यादा उटपटांग काम किया है, उसको चार्जशीट मिला है, तो इसका मतलब उनका रिकॉर्ड गंदा है, तो वो एजुकेशन क्या घंटा लेगा। तो इसलिए आपको अगर एजुकेशन लीव चाहिए तो 5 साल बड़ी शालीनता से ड्यूटी कीजिए। तो क्लियर हो गया कि आप एजुकेशन लीव के लिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपकी सेवा मिनिमम 5 साल हो। और दूसरा कंडीशन है, अब देखिए यहाँ पे हमने आगे पॉइंट में हमने दे रखा है कि मिनिमम 5 साल की का मतलब क्या है कि 2 चीजें उससे उभर कर सामने आती। पहला, लीव से पूर्व, यानी जब आप लीव अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पूर्व आपकी 5 साल की सेवा पूरी हो जानी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है, आपकी सर्विस पीरियड में ही काउंट होता है कि जब आप वो लीव ले रहे हैं और लीव पूरा करने के बाद जब आप सर्विस पे वापस आएंगे तो आपके पास बाकी के 3 साल सर्विस पीरियड होनी चाहिए। सामान्यतः मान लीजिए अगर आपका रिटायरमेंट 2030 में है तो जाहिर सी बात है कि आप अधिकतम स्टडी लीव 2027 तक ही पूरी कर सकते हैं, इसलिए कि इस लीव को पूरा करने के बाद आपके 3 साल की सर्विस बचनी चाहिए।
तो ये बहुत बड़ी बात है, एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। स्टडी लीव के लिए मिनिमम 5 साल सर्विस होना चाहिए, और जब आप स्टडी लीव पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद 3 साल की सर्विस पीरियड बाकी रहनी चाहिए। तो क्लियर है, आई होप कि यहां समझ गए होंगे। एक चीज हमने लिखा है, प्रोविजन पीरियड सहित बहुत से कर्मचारी होते हैं जिसमें उसे सर्विस में रेगुलर होने के लिए पहले 5 साल का प्रोविजन बॉन्ड पीरियड रहता है, तो उसको भी पूरा करें, वो उस 5 साल के पीरियड में ही काउंट होता है। अब देखिए अगला, ठीक है कि आपने 5 साल सर्विस कर ली, और जब आप लीव पूरी करेंगे तो उसके बाद 3 साल की सर्विस आप उस संस्थान को दे पाएंगे, ये भी चीजें आपने मान ली। अब यदि कोई कर्मचारी उस लीव के लिए प्रिपरेशन करता है, यानी अपना आवेदन देना चाहता है कि ठीक है मैं आवेदन देना चाहता हूं, स्टडी लीव हमको चाहिए, तो मैंने उसको पॉइंट किया है प्रिपरेशन ऑफ लीव, यानी स्टडी लीव की अब हम तैयारी कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां पर रुक जाइए, ऐसे ही आवेदन नहीं ले लिया जाता है। तो देखिए मैंने साफ लिखा हुआ है, एक बंद पत्र भरना होगा, कर्मचारी को एक बॉन्ड पेपर भरना होगा। ठीक है, बॉन्ड पेपर में क्या भरना होगा कि अध्ययन अवकाश पूरी होने के पश्चात कम से कम 3 वर्ष वर्तमान पद पर योगदान देगा। यानी यदि मैं एजुकेशन लीव लेना चाहता हूं, मेरी 5 साल की सर्विस पूरी हो गई है, रिटायरमेंट भी अभी बहुत लंबा है, बीच में हम 1 साल का एजुकेशन लीव लेना चाहते हैं, तो हमें एक बॉन्ड पेपर भरना होगा, एक क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर कहें हमें एक एग्रीमेंट करना होगा रेल के साथ कि जब हम यह लीव या स्टडी पूरी करके हम वापस आएंगे तो कम से कम 3 वर्ष की सेवा हम इस संस्थान को, और जो पोजीशन मेरी है, जो पद है, उस पद पर देंगे। तो यह इसको क्लियर समझ लीजिए, जब आप हायर एजुकेशन लेने जाते हैं तो रेल का इसमें योगदान होता है, रेल अपना खर्च करता है, बहुत सी चीजें हैं कि आपको उक्त संस्थान में कोई दिक्कत ना हो, हमारी जिम्मेदारी होती है। जब आपने वो चीजें अचीव कर लिया, मान लीजिए आप रिसर्च करने गए हैं, रिसर्च आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको कहीं बड़ी जगह से ऑफर आ गया, जॉब का ऑफर आ गया, तो आप नहीं जा सकते। उसके बावजूद भी मान लीजिए कोई कर्मचारी बीच में कहे नहीं ठीक है हम चले जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे, तो इनका भी इलाज है, तोड़ है, वो मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें 3 पॉइंट अभी और समझ में आ गया। अभी और बहुत से टॉपिक है, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। आइए देखिए और महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टडी लीव का जो कंडीशन है उसको एक और तरीके से हम समझते हैं। स्टडी लीव आप भारत के लिए और विदेश के लिए, दोनों के लिए ले सकते हैं। अभी तक ये चीजें आप समझ गए, और भी मैं क्लियर कर दूं, भारत में स्टडी लीव अधिकतम 28 महीने तक आप ले सकते हैं, यहां कंफ्यूज मत होइए, स्टडी लीव अधिकतम 24 महीने का ही है, लेकिन आप पीरियड उनको बढ़ा सकते हैं, वो ये 28 महीने अधिकतम कर सकते हैं, ध्यान में रखिए 24 मंथ है। ठीक है, 28 मंथ आप इन कंडीशन में कर सकते हैं, 24 महीना स्टडी लीव और 4 महीना LWP कर सकते हैं। और भारत में आप उच्चतर शिक्षा, चाहे किसी भी शिक्षा के लिए भारत के अंदर अगर आपको एजुकेशन लेना है तो ये चीजें आप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति जो हमने बताया कि विदेश में भी शिक्षा के लिए आप स्टडी लीव ले सकते हैं, उनकी अधिकतम जो है क्वांटिटी होती है 36 महीने, 36 मंथ की होती है, और यह पीरियड होती है 24 महीना स्टडी लीव और 12 महीना अगर कर्मचारी के खाते में अर्जित अवकाश है वो भी ले सकता है। और विदेश में शिक्षा के लिए एकमात्र उपाय है कि आपको पीएचडी करना है, तभी आप विदेश जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पीएचडी करने के लिए हम विदेश से जाएं, भारत में भी हम पीएचडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रुकिए, अधिकतम तो ले सकते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक बार में स्टडी लीव अधिकतम 12 महीने तक लिया जा सकता है। ये दोनों चीजों में, ये दोनों स्थितियों में लागू होती है, चाहे आप विदेश में जाएं या भारत में रहें, दोनों स्थितियों में आप अधिकतम 12 महीने का स्टडी लीव ले सकते हैं एक बार में। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगली चीजें जो हम नीचे पर ये लिख रखा है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसे विषय जिसके लिए भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, भारत से बाहर के लिए स्टडी लीव स्वीकृत नहीं होगा। थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, जिस एजुकेशन के लिए अगर आप भारत जाना चाहते हैं और उनके लिए अच्छी सुविधाएं भारत में है,
तो आपको विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी लीव हरगिज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आता है, दूसरा जो मैंने ये लीव लिख रखा है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब स्टडी लीव सैंक्शन करने का प्राधिकार किन्हें है, उनको बड़ी बारीकी से समझिएगा। ठीक है, अगर आप भारत के लिए स्टडी लीव लेते हैं तो इस पर जो है कि फाइनली जो डिसीजन लेता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय का होता है ना, भारत सरकार के अधीन। और याद रखिए मैं जिस लीव की बात कर रहा हूं ये सीसीएस लीव रूल 1972 का है, यानी भारत सरकार के सभी कर्मचारियों, और ये इस हिसाब से संपूर्ण भारत पर लागू है। यानी अगर आप भारत के लिए हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिकतम यानी फाइनली जो इस पर डिसीजन लेगा वो रेलवे बोर्ड लेगा, यानी रेलवे बोर्ड ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेल मंत्रालय लेगा। और रेल मंत्रालय ले या फिर जोन के महाप्रबंधक या जीएम कह सकते हैं, जिनके दायरे में जो चीजें आता है वो यहां मैं क्लियर करूंगा, है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर लीव आप जो है कि जीएम के पास ही भेज देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं कि जीएम के पावर में भी आता है और कुछ ऐसी चीजें जो जीएम भी डिसीजन नहीं लेगा वो भेज देगा रेलवे मिनिस्ट्री को, है ना। अगला चीजें, अगर आप विदेश में एजुकेशन के लिए लीव लेना चाहते हैं तो वहां सिर्फ रेल मंत्रालय ही नहीं, भारत सरकार का एक मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, वो भी शामिल होता है इसमें। अब आप कहेंगे हम रेल में हैं, हमको विदेश में पीएचडी करने जाना है तो इसमें ये वित्त मंत्रालय क्या करेगा? तो भाई साहब ध्यान दीजिए, जब आप विदेश में शिक्षा लेने जाएंगे तो वहां भारत की मुद्रा तो चलनी है नहीं, आप उस देश में जाएंगे और वहां पर आपको उस देश की मुद्रा में आपको व्यवहार करना है। ऐसा तो नहीं भूखे आप चले जाएंगे, शक्तिमान है, बिना खाए पिए चल जाएगा, आपको खाना है पीना है, हर तरह का खर्च है, तो आपको भारत का मुद्रा नहीं चलेगा बल्कि उस देश की मुद्रा चाहिए। तो यह मुद्रा आपको कौन मुहैया कराएगा? और एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी इसमें खर्च होगा वो आपका ही खर्च होगा, है ना, आपको जेब से पे करने हैं। तो वित्त मंत्रालय इसमें क्या करता है, आपको उस देश की मुद्रा मुहैया कराता है। और ध्यान दीजिए, विदेश के लिए एजुकेशन लीव तब तक सैंक्शन नहीं होगा जब तक कि अपना वित्त मंत्रालय आपको उस देश की जो मुद्रा सैंक्शन नहीं कर देता है। तो पहला शर्त हो जाता है आपके लिए कि भाई पहले उस देश के, सपोज हमें अमेरिका जाना है एजुकेशन लेने के लिए, तो भाई पहले अमेरिका की डॉलर सैंक्शन कराइए आप वित्त मंत्रालय से, तभी आपका सैंक्शन होगा। अगर डॉलर सैंक्शन हो गया तब इस पे रेलवे जो है कि डिसीजन लेगा। अब जब सैंक्शन हो जाएगा डॉलर तो भाई हमको तो रेलवे फिर देगा ही देगा, फिर तो कोई अड़चन है ही नहीं। अब देखिए ये तो हो गया भारत के लिए ये निर्णय लेगा, विदेश के लिए ये निर्णय लेगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम आप जानते हैं किसी भी संस्थान में चाहे कितना ही बड़ा पोस्ट पे क्यों ना हो और कितने ही कम से कम जूनियर पोस्ट पे क्यों ना हो, अधिकतम 4 ग्रेड के कर्मचारी हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यानी 4 ग्रुप के कर्मचारी होते हैं। और 4 ग्रुप में सबसे मिनिमम 1800 ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, जिसको आज 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 1 कहा जाता है। और लेवल ऊपर छोड़ दीजिए, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मान लीजिए कोई लेवल 1 ग्रुप ए और ग्रुप बी का कोई कर्मी एजुकेशन लीव लेना चाहता है, चाहे वो भारत के लिए हो चाहे विदेश के लिए हो, तो इस पे कैसे जाएगा बोलिए? अब क्लास 1 ऑफिसर है, वो नीचे तो आएगा नहीं हमारे जो है कि किसी एसएससी को या किसी डीएम को कहेगा, ऐसा तो नहीं। अगर क्लास 1 ऑफिसर है तो उससे ऊपर कौन होगा? डीआरएम होगा। तो ये महोदय डायरेक्ट डीआरएम को अपील करेंगे, ये इनको समझिए। पहला नंबर वो डीआरएम को अपील करेंगे, डीआरएम फॉरवर्ड करेंगे जीएम को, और जीएम फॉरवर्ड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, ये रेल मंत्रालय को। तो फाइनली हो गया, कौन सैंक्शन कर रहा है? रेल मंत्रालय, है ना, रेल मंत्रालय कर रहा है। अब दूसरा, अगर कोई ग्रुप सी का कर्मचारी और ग्रुप डी का कर्मचारी, अब यहां ग्रुप सी से मतलब है 4600 4800 ग्रेड का कर्मी भी ग्रुप सी में आता है। तो इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ ग्रुप याद रखिए। ग्रुप डी और ग्रुप सी का यदि कर्मचारी है तो वह यदि एजुकेशन लीव लेना चाहता है तो वह प्रोसेस कैसे करेगा? पहले अपने एचओडी को,
जो उसका विभाग का इंचार्ज है उसको देगा, जो लोकल इंचार्ज है पहले उसे फॉरवर्ड कराएगा। आप लिखेंगे रेलवे बोर्ड को ही, आप लिखेंगे डीआरएम को ही, लेकिन फॉरवर्ड आपको नीचे से कराना है, जिसके अधीन रहकर आप कार्य करते हैं उससे फॉरवर्ड कराएंगे, जिसको हमने एचओडी दिया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देंगे डीआरएम को। अब जाहिर सी बात है, अगर आप छोटे मोटे मान लीजिए कि हमको जो है कि बीएड करना है, बीएड सपोज एक उदाहरण हम दे रहे हैं, हमको एमए करना है, हमें ग्रेजुएशन करना है, तो इसके लिए आपको ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डीआरएम लेवल तक हो जाएगा। तो डीआरएम से मतलब उसके नीचे भी कोई अधिकारी है जिनको पावर है, वो सैंक्शन कर देगा। तो क्लियर है, आप फॉरवर्ड कराएंगे अपने एचओडी से, एचओडी फॉरवर्ड आगे करेंगे इनसे जो ऊपर वाले हैं, फिर उनसे जो ऊपर वाले हैं, फाइनली डीआरएम इस पे एक्शन ले लेगा। तो इस तरह लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का स्ट्रक्चर है। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अभी लीव पूरी नहीं हुई है, अभी और भी बहुत सारे सवाल है जिसको मैं इसी वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए मेन चीजें क्या है, स्टडी लीव के बारे में तो पूरी चीजें आपने समझ लिया। अब स्टडी लीव का हमारी सर्विस पे या अन्य प्रकार से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बारीकी से समझना जरूरी है। यहाँ पर हम जानकारी के अभाव में या तो नुकसान उठा जाते हैं या किसी का नुकसान कर देते हैं। यहाँ देखिए वही चीजें हमने स्टडी लीव का इफेक्ट के लिए हमने बात की। पहली चीजें यह क्या है, स्टडी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता है। यह किसी प्रकार का बैलेंस नहीं है, हमारे खाते में यह बैलेंस के रूप में नहीं होता है, बल्कि हम लीव लेते हैं। ठीक है, तो इसके एवज में हमारे अकाउंट से किसी प्रकार की डेबिट नहीं की जाती है। यहाँ पे लीव अकाउंट शब्द का मतलब है। अब देखिए उसके अलावा क्या है, एलएपी। जब हम स्टडी लीव में होते हैं इस दौरान क्या हमको एलएपी मिलेगा? यहाँ एलएपी से मतलब है कि हमारे लीव अकाउंट में क्या एलएपी जुड़ेगा? तो इसका क्या मतलब है, नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि जब हम ड्यूटी करेंगे, अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं, अगर आप 12.5 दिन की ड्यूटी कर जाते हैं तो आपके खाते में एक एलएपी क्रेडिट हो जाता है। यहाँ तो आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं बल्कि लीव में हैं, तो एलएपी नहीं मिलेगा। अब दूसरे अगर एलएपी नहीं मिला तो एलएचएपी, यहाँ पे थोड़ा हम डाउट में है, जो क्लियर हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, किसी एक्सपर्ट से ये राय ले लीजिएगा। एलएचपी मेरे हिसाब से मिलता है, लेकिन मैं पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं हूं। अब देखिए लीव सैलरी, सबसे बड़ी बात यहीं पे होती है कि जब हम स्टडी लीव में होते हैं उस दौरान क्या हमें पारिश्रमिक मिलता है? बड़ी अजीब हाल है, हम लीव में हैं तो क्या हमें स्टडी लीव सैलरी मिलेगा? तो जैसी स्थिति होती है, यदि हम जो है कि एलएपी सैंक्शन करा लेते हैं, अर्जित अवकाश सैंक्शन कराते हैं, तो वहां भी हमको सैलरी मिलता है। स्टडी लीव के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या स्टडी लीव मिलेगा लेकिन हमें पूरा सैलरी नहीं मिलेगा, है ना, सॉरी, लीव सैलरी मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। यहाँ हमको क्या मिलेगा, पे और डीए, बेसिक पे जो है वो, और उस पर जो डीए लगता है, वर्तमान में जो डीए है वो डीए लगकर मिलता है ना। अब जब डीए मिल रहा है, बेसिक मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें कटौती भी होगी जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस में। अभी 2004 के बाद सेंट्रल एम्प्लॉय, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय नियुक्त हुए हैं वो एनपीएस में, और उनके सैलरी का यानी बेसिक और डीए का 10% जो है कि डेबिट हो जाता है एनपीएस के रूप में। तो वो चीजें होंगी, जब आप पे ले रहे हैं और डीए ले रहे हैं तो वो कटौती होगी। अब देखिए यहाँ पे नोट में हमने एक चीज दे रखा है, लीव के दौरान अगर छात्रवृत्ति या अंशकालिक नियोजन के एवज में कोई पारिश्रमिक मिलता है, तो बहुत सी चीजें होती है कि यदि हम कोई हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और उसके बदले कहीं से या किसी संस्थान से हमको छात्रवृत्ति मिल गया, कोई उपहार मिल गया, उपहार के रूप में हमें पैसे मिला, या हम कुछ समय के लिए किसी संस्थान में नियुक्त हो जाते हैं, यहां मनाही नहीं है। ठीक है ना, जब आप बॉन्ड भर रहे होते हैं तो वहीं पे आप ये चीज भी दर्शाएंगे कि इस लीव के दौरान यदि मैं कहीं पे अंशकालिक नियोजन पाता हूं तो इसकी सूचना मैं दूंगा। भाई कैसे में पता चलेगा, आपके संस्थान को कैसे पता चलेगा कि आप इस लीव के दौरान कहीं पे नियुक्त हुए थे? कोई अगर छिपाना चाहे छिपा लेगा, लेकिन कुछ समय के बाद यह उजागर होगा तो उस पर बहुत बड़ी विभागीय कार्यवाही
हो गए। तो यहां पे स्थिति यह होती है, आपको लीव सैलरी मिल रहा है बेसिक और डीए, लेकिन यदि इस लीव के दौरान आपने कोई नियुक्ति कहीं पाली, थोड़ी देर के लिए या कुछ महीने के लिए आपने नियुक्ति पाली, और उसके एवज में यदि कोई आपको मेहनताना मिल रहा है, सैलरी के रूप में मिल रहा है, ये चीजें ध्यान में दीजिएगा, सैलरी के रूप में या छात्रवृत्ति के रूप में कुछ भी आपको यदि पैसे मिलते हैं ना दोस्तों, तो वो चीजें आपके जो लीव सैलरी है उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। यानी सपोज आपको मान लीजिए लीव सैलरी 20,000 रुपये मिल रही है और कहीं से आपने 10,000 रुपये पा लिया, यही चीज है, तो आपको लीव सैलरी जो मिलेगा 10,000 रुपये माइनस करके, यानी संस्थान आपको 10,000 रुपये ही देगा। तो संस्थान को यहाँ तो फायदा हो रहा है। अगर आप वहां पे जो है कि ड्यूटी पा लिए, 10,000 रुपये मिल रहा, तो आपको क्या फायदा, आप कोशिश करेंगे कि हम जिस पीरियड या सॉरी जिस उद्देश्य के लिए हमने स्टडी लीव लिया है वो उद्देश्य पूरा करें। लेकिन एक स्थिति है, मान लीजिए आपके 20,000 सैलरी मिल गया स्टडी लीव, और वहां पे आपको मान लीजिए 15,000 मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 20,000 में 15,000 माइनस करके आपको 5,000 रुपया मिलेगा। नहीं, वो देख लीजिए आगे यहां पे हमने लिखा है, अगर ये चीजें हैं तो अवकाश वेतन में समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत में अर्ध वेतन अवकाश से कम नहीं होगा। अब मान लीजिए अर्ध वेतन अवकाश से मतलब है, ये देखिए आपका बेसिक मान लीजिए और डीए दोनों मिला के यदि आपका 20,000 होता है, 20,000 होता है, उसका आधा कितना होता है 10,000, यानी आपको मिनिमम 10,000 यहां से मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 15,000 पे कहीं नियुक्त हो गए इस पीरियड में, तो 10,000 यहां से 15,000 वहां से, भाई 25,000 हुआ ना। मान लीजिए 10,000 माइनस भी कर दिए तो भाई आपको टोटल 25,000 हो रहा है, तो अर्निंग तो हो ही रही है, आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा गुना भाग नहीं करना है। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेना ही लेना है। अब तो ये हो गया लीव सैलरी का फंडा। अगला सवाल जो आता है, क्या इस पीरियड में हमको इंक्रीमेंट मिलेगा। मान लीजिए अभी के रूल के हिसाब से किसी का 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है, किसी का 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। सपोज हम 1 जनवरी को मेरा इंक्रीमेंट लगता है और उस दौरान मैं स्टडी लीव में हूं, तो क्या मुझे उस डेट को इंक्रीमेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, आपको यहाँ पे स्टडी लीव मिल रहा है, एक तरह की सैलरी मिल रही है, तो क्या इंक्रीमेंट मिलेगा, जरूर मिलेगा। जहां पे सैलरी मिल रही है वहां पे इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी चीज है, अगर इंक्रीमेंट मिला तो क्या प्रमोशन पे भी वही चीजें होगी, बिल्कुल होगी। आप उस समय भी ड्यूटी पर गिने जाते हैं, इसलिए अगर प्रमोशन ऑर्डर होता है, आप उस लिस्ट में हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। बड़ी अजीब बात है, हम उधर भी अपना प्रॉफिट, इधर भी अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगला देखिए, अलाउंस से भी रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि इस दौरान यदि आप एचआरए पा रहे थे पहले, इस लीव पीरियड से पहले, तो क्या इस स्टडी लीव के दौरान आपको एचआरए मिलेगा। तो एचआरए के बारे में सीधा जान लीजिए कि जब आप स्टडी लीव लिए हैं, सपोज मैं यहां पे ड्यूटी करता हूं, तो स्वभावतः यहां पर हमको एचआरए मिल रहा है, ठीक है, अगल बगल हमने किराए पे लिया। जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको स्टडी लीव सैलरी मिल रहा है, इसलिए आप रहें खाएं पिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो भाई साहब एचआरए कैसे मिलेगा। आपको हमने लीव सैलरी दिया है तो एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगला डीए, डीए जो महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां साबित हो ही गया, बेसिक प्लस डीए मिलता ही मिलता है, तो भाई साहब उसको डीए मिलेगा। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, परिवहन भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। परिवहन भत्ता के लिए शर्त क्या है, आपको उस महीना में कम से कम 1 दिन ड्यूटी तो करना ही करना है, तो आप यहां फंस रहे हैं, तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, सॉरी ट्रैवलिंग नहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। अब एमएससीपी, तो जाहिर सी बात है अगर आपको प्रमोशन मिला है तो एमएससीपी भी मिलेगा। मान लीजिए 10 साल तक अभी का जो रूल है, 10 साल तक आपको कोई जो है कि अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, कोई प्रमोशन नहीं होता है, तो विभाग या संस्थान आपको 10 साल की सर्विस पीरियड पूरा कर लेने के बाद आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देता है, यानी आपके जो है कि लेवल में एक बढ़ोतरी करता है, लेकिन आपका डिजिग्नेशन वही रहता है, तो एमएससीपी का फायदा मिलेगा। अब अगला क्या है कि पेंशन और ग्रेच्युटी पे इसका क्या असर पड़ता है।
सेम चीजें हैं कि अगर आप एमएसपी ले रहे हैं तो पेंशन और ग्रेच्युटी पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर 20 साल सर्विस काउंट होती है पेंशन के लिए तो ये लीव सैलरी स्टडी लीव अगर 2 साल आपने लिया है तो वो 2 साल आपकी ड्यूटी में काउंट होगी, यानी इस पर पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों स्टडी लीव का पूरा फंडा आई होप कि पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और अभी मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं और मैं समय निकाल कर कोशिश करता हूं उन सारे कमेंट का मैं जवाब दूं। इसी तरह अपना जो है कि आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए। और हाँ दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।